बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल का चैप्टर नंबर 9 स्टोइचियोमेट्री, और इसकी एग्जांपल नंबर 9.5 को आज मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन हमें 9.5 एग्जांपल को करने से पहले दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। पहली चीज कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, और दूसरी चीज ये एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है। तो आए जरा पहले इसको समझते हैं, और उसके बाद फिर एग्जांपल की मदद से भी इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझेंगे, और उसके बाद फिर एग्जांपल करेंगे प्रॉपर वाली बुक की। उसके बाद आपको सारा इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस क्लियर हो जाएगी। तो आए जरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके नाम में ही सब जाहिर है। लिमिटिंग का मतलब होता है कि जो एक लिमिट का मतलब होता है हद, और लिमिटिंग का मतलब यह है कि वो रिएक्टेंट जो हम कम अमाउंट में ले रहे हैं, समझ में आई बात, तो उसकी कम अमाउंट में लेने की वजह से वो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है, पहले क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो जिस वजह से इसे कहा जाता है लिमिटिंग। जो कम होता है रिएक्शन के अंदर पहले कंज्यूम हो जाता है, तो उस रिएक्टेंट को कहा जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है, पहले कंज्यूम हो जाता है, उसे कहा जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसकी डेफिनेशन है। आगे बात करें एक्सेस रिएक्टेंट। इसके नाम में ही जाहिर है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा होना, अमाउंट से ज्यादा होना। तो यहां पर लिखा हुआ है एक्सेस और रिएक्टेंट। तो वो रिएक्टेंट जो लिमिटिंग ना हो, क्योंकि आपको तो पता है आप रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जितने चाहे लेने, जो भी मर्जी आपकी ले लिए। लेकिन उनमें से अगर आपने एक भी पता कर लिया कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो उसके बाद जितने भी बचेंगे वो सारे के सारे एक्सेस रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि ऑल रिएक्टेंट्स अदर देन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज आर कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। तो यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट लिखना था मुझे। यहां पे क्या आएगा, ऑल रिएक्टेंट्स अदर देन लिमिटिंग रिएक्टेंट आर कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। तो अगर हमें पता चल जाए कि किसी रिएक्शन में ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो फिर याद रखिएगा उसके अलावा जो भी रिएक्टेंट होंगे वो सारे के सारे एक्सेस रिएक्टेंट कहलाते हैं। आई होप यहां तक डेफिनेशन तक की बात तो क्लियर है। आए जरा इसको एक एग्जांपल की मदद से और क्लियर करते हैं। यहां मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है और 3 क्वेश्चंस है, उनका जवाब अभी हम देंगे। अब सबसे पहले हम कंडीशन समझ लेते हैं। कंडीशन ये है कि हमारे पास एक स्टीयरिंग है और 4 टायर है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम एक स्टीयरिंग और 4 टायर को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक गाड़ी बनती है। 4 व्हील कार बोल सकते हैं, कुछ भी बन रही है, तो 4 व्हील कार बनती है, हम मान लेते हैं। तो हमें एक 4 व्हील कार को बनाने के लिए, एक कार को बनाने के लिए, क्योंकि कार तो 4 पहियों पे ही बनती है, तो अगर हमें एक कार बनानी है तो ये रिएक्शन हमसे कह रहा है कि आपको एक स्टीयरिंग की जरूरत पड़ेगी और 4 टायर की। तो अगर एक स्टीयरिंग है, 4 टायर है, तो आपको प्रोडक्ट में कितनी कार मिलेगी? आप कहेंगे सर एक कार मिलेगी, क्योंकि एक कार के लिए हमारे को एक स्टीयरिंग और 4 टायर की जरूरत होती है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं मुझे 2 कार बनानी है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि यहां पे अब हमें 2 स्टीयरिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक स्टीयरिंग के लिए 4 टायर थे, तो 2 स्टीयरिंग के लिए 8 टायर की जरूरत पड़ेगी, तो फिर हमें मिलेंगे 2 कार्स। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूं, स्टूडेंट एक बात आपने नोट करी, एक बात यह है कि ये हमारे दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टेंट, और ये है हमारा प्रोडक्ट। हमने अगर दोनों रिएक्टेंट को स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से लिया, तो याद रखिएगा दोनों रिएक्टेंट में से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। मेरी बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं अगर हम दोनों रिएक्टेंट को स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से लेंगे, तो रिएक्ट जो हमारा सिंबल होता है उसके बाद स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट होती है। अगर हम रिएक्शन के मुताबिक ही लेते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट के मुताबिक ही दोनों को ले रहे हैं, तो याद रखिएगा दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। वहां लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब कहां लगेगा लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट, आप जरा देखिए। अगर मैं क्या करता हूं, 2 स्टीयरिंग ले लूं, क्या ले लूं, 2 स्टीयरिंग
मैंने ले लिए 2 स्टीयरिंग और मैंने ले लिए 4 टायर। मैंने क्या ले लिया? 4 टायर। तो अब मुझे बताएं कितनी कार बनेगी, कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो 3 क्वेश्चन आ गए आपके सामने। सबसे पहला, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? तो अब मुझे बताएं, इस रिएक्शन के मुताबिक बताएं, क्या टायर लिमिटिंग रिएक्टेंट है या स्टीयरिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट है? जल्दी से सोचें, वीडियो को पॉज करें और सोच के बताएं कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब आए मैं आपको जवाब देता हूं। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाए वो कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन पहले खत्म हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर टायर। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक स्टीयरिंग के साथ 4 टायर की जरूरत है, तो 2 स्टीयरिंग के साथ 8 टायर की जरूरत थी। तो इसका मतलब ये हुआ हमने टायर को कम लिया, टायर खत्म हो जाएंगे और हमारे पास टायर पहले खत्म हो जाएगी। अब मुझे पता प्रोडक्ट, तो इसका मतलब पहली चीज हम लिख देंगे इस कंडीशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? टायर, क्योंकि टायर हमने कम ले लिए। तो यहां पर टायर पहले खत्म हो जाएगा, तो टायर हमारे पास क्या है? टायर हमारे पास कौन है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी कार्स आर फॉर्म्ड। अब मुझे ये बताएं कि कितनी कार्स बनेगी। तो आप क्या जवाब देंगे? आइए जरा देखते हैं। यहां पर एक स्टीयरिंग के लिए 4 टायर की जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में हमारे को 1 कार मिलती है। ये रिएक्शन ने बताई थी बात। अब हमने क्या किया? हमने तो 2 स्टीयरिंग लिए और 4 टायर लिए। अब पता है कितनी कार बनेगी? आपका जवाब है सर, एक स्टीयरिंग, 2 स्टीयरिंग लिए ना, उसमें से एक स्टीयरिंग को लेंगे और ये 4 टायर लेंगे तो 1 कार बनेगी। क्या बनेगी? 1 कार बनेगी। बनेगी ना? तो यहां पर हमारे पास कितनी कार बनेगी? सिर्फ और सिर्फ 1 कार ही बन पाएगी, क्योंकि सिर्फ एक स्टीयरिंग के साथ 4 टायर मिल जाएंगे और 1 कार बना देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। हाउ अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड। तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप बताएं कितना एक्सेस रिएक्टेंट बचा होगा, रिएक्शन के बाद कितना बाकी रहा होगा। तो जरा देखते हैं। हमने लिमिट एक्सेस रिएक्टेंट कौन था? स्टीयरिंग। और स्टीयरिंग हमने लिया कितना था? पहले क्या देखेंगे कि एक्सेस रिएक्टेंट की अमाउंट आपने ली कितनी थी। हमने कितनी अमाउंट ली एक्सेस रिएक्टेंट की? 2। यहां 2 मोल, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 मोल। मैं सिंपल अभी कुछ नहीं लिख रहा, सिर्फ 2 लिखूंगा। तो ये आ गया हमारे पास 2। हमने ली कितनी? तरीका बता रहा हूं एक्सेस रिएक्टेंट की अमाउंट निकालने का तरीका, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमने लिया कितना? 2 हमने स्टीयरिंग लिए, एक्सेस अमाउंट है, और हम निकाल क्या रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट बाकी कितनी है। अब सुनिएगा, अब ये देखना है कि हमारे पास जो एक्सेस रिएक्टेंट था उसमें से कितने ने हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन किया होगा। मेरी बात फिर सुन लीजिएगा। अब हमें यह देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ये रहा, इसके साथ कितना एक्सेस रिएक्टेंट ने रिएक्शन कर लिया होगा। अब अगर आप खुद देखें, 2 स्टीयरिंग के लिए 4 टायर की जरूरत थी, तो फिर मुझे एक बात बताएं कि इसमें से एक स्टीयरिंग 4 टायर के साथ मिल जाएगा और 1 कार बना लेगा, बाकी 1 स्टीयरिंग है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 2 में से इसके साथ रिएक्शन किसने किया? 1 स्टीयरिंग ने रिएक्शन किया। मेरी बात फिर सुनिएगा, 2 स्टीयरिंग थे, 4 टायर थे, 2 में से 1 ही स्टीयरिंग ने 4 टायर के साथ रिएक्शन कर दिया। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ कितने स्टीयरिंग ने रिएक्शन किया? 1। तो यहां पे हम लिखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ 1 स्टीयरिंग ने रिएक्शन कर दिया। तो 2 - 1 कितना होता है? आप कहेंगे 1। तो इसका मतलब 1 स्टीयरिंग रिएक्शन के बाद भी बाकी रह गया। अब आप बोलेंगे सर इतना मुश्किल क्यों कर दिया, है ना? ये तो आसान सी बात थी, हम देख के बता देते। मुश्किल करने की सिर्फ एक वजह है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन होगी ना वो इतनी आसान नहीं होगी जितना आप सोच रहे हैं। उसको निकालने के लिए यही ट्रिक काम आएगी। पहली चीज आपको क्या करना होगा? आपको देखना है कि आपने एक्सेस रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी ली, इनिशियली कितनी अमाउंट ली थी वो लिखेंगे, उसमें से माइनस करवा देंगे वो अमाउंट जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर गई। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ जो अमाउंट रिएक्शन कर गई वो मैंने यहां लिख दी, उसमें से इसको माइनस किया, तो हमें पता चल गया कि कितना एक्सेस रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद बाकी रह गया।
ये बहुत काम आएगी। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन ये बात बताने की वजह थी आपको आगे इस्तेमाल करनी है ये बात। इसी बात को हम इस्तेमाल करेंगे आगे। आई होप कि इन तीनों सवाल पूछने के बाद आपको समझ में आ गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है और एक्सेस रिएक्टेंट होता क्या है। और जब होते हैं, जब आपको आप जो अमाउंट लेंगे वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से नहीं लेते, जब आता है लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट। यहां तक की बात क्लियर? तो आए जरा अब एग्जाम्पल को समझने का वक्त आ गया है, तो मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूं। तो स्टूडेंट्स गौर फरमाइएगा, मैं आपको एक चीज बताना तो भूल ही गया कि ये एप्सिलॉन मैक्स क्या है। स्टूडेंट्स आपको पता है, मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था। आपको याद हो तो अगर देखिए तो प्लेलिस्ट बना चुका हूं अपने चैनल पर, तो वहां से देख लीजिएगा। तो यहां पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट, रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, वो हम देखते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की मदद से। अब यहां पर ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का सिंबल हमने पढ़ा था, वो था एप्सिलॉन। आज हम देख रहे हैं कि एप्सिलॉन के ऊपर मैक्सिमम भी लिखा हुआ है। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब ये मैक्सिमम क्यों लगाया? उसमें वो जो एप्सिलॉन था ना, उसमें और इसमें फर्क है। वो एप्सिलॉन असल होता है, मतलब ये कि असल में हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ रहा है वो इसके हिसाब से देखा जाता है, समझे? लेकिन ये जो है ना एप्सिलॉन मैक्स, ये हमारी थ्योरेटिकल अजम्पशन पर बेस होता है, मतलब इक्वेशन पर बेस होता है। इक्वेशन के हिसाब से जितना हमारे को प्रोडक्ट मिलता है हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि 100%, सुनिएगा, 100% अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस वक्त एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं दैट वाज मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और उस कंडीशन में सुनिएगा, मैंने आपको एक बात, ये बात जो है ना मैं आपको एक सेकंड में क्लियर कर देता हूं। कैसे? सुनिएगा मेरी बात को। आपने क्या किया? आपने रिएक्शन लिया, आपने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, बना दिया, सही है। अब यहां पर आपने क्या किया? इसके 1 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया और बना कितना? 1 मोल। ये तो सिंपल रिएक्शन था। अब यहां पर क्या आप मुझे इस मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा जरूर, सुनिएगा मेरा सवाल। क्या आपको लगता है कि अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं, इसका भी 1 मोल लेता हूं और हमारे प्रोडक्ट कितना मिलेगा? 1 मोल। असल में मिलेगा 1 मोल? तो आप बोलेंगे सर नहीं, असल में इतना नहीं मिलता, क्योंकि साइड रिएक्शंस होने की वजह से हमारा प्रोडक्ट इस अमाउंट से कम मिलता है, यही कहेंगे? बिल्कुल। उसके बाद दूसरा सवाल यह है कि आपको लगता है कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन के बाद नहीं होंगे, क्योंकि इसके मुताबिक तो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बस ना कार्बन आएगा ना ऑक्सीजन आएगा। क्या रिएक्शन के बाद कार्बन और ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी? नहीं स्टूडेंट, कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड कार्बन और अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, कुछ ना कुछ, भले कम हो लेकिन रह जाता है। फाइनली रिएक्शन होने के बाद भी कुछ अमाउंट कार्बन और ऑक्सीजन की जरूर रहेगी। लेकिन जब हम और इसके बाद जब आप एप्सिलॉन निकालेंगे वो असल होगा, आप उसके मुताबिक निकालेंगे कि फाइनली भी कार्बन कुछ मौजूद होगा और ऑक्सीजन भी फाइनली कुछ मौजूद होगा, तो फिर हम कहेंगे ये एप्सिलॉन है। लेकिन जब हम एप्सिलॉन मैक्स निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? जब हम एप्सिलॉन मैक्स निकालते हैं तो हम ये मान के चल रहे होते हैं कि हमारे पास रिएक्शन होने के बाद कोई भी रिएक्टेंट बाकी नहीं होगा। मतलब ये हम यहां लिखेंगे, हमें पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय न्यू आई। तो फॉर एग्जांपल कार्बन हम मानेंगे फाइनली कुछ भी नहीं होगा, हम मान के चलेंगे फाइनली कार्बन 0 और इनिशियली जितना लेंगे वो लिख देंगे और उसके बाद इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसी तरीके से ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट से निकालेंगे, फाइनली हम मान के चलेंगे 0 है, कुछ भी नहीं बचेगा, इनिशियली हमारे पास क्या होगा जितना वो ले लेंगे आप लोग और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो मेरी बात समझ में आई? एप्सिलॉन मैक्स में और एप्सिलॉन में फर्क है। लेकिन अगर आप एप्सिलॉन की बात करेंगे ना, तो एप्सिलॉन जब आप निकालेंगे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से, तो याद रखिएगा आप कभी भी फाइनल मोल को 0 नहीं रखते, फाइनल मोल को कभी भी 0 नहीं रखते। आप ये कहते हैं कि फाइनली कुछ ना कुछ होगा, वो अमाउंट आप निकालते भी हैं कि फाइनली कितना कार्बन बचा होगा। पिछले वाले एग्जांपल में निकाला भी था कि इनिशियली फाइनली हमारे पास जो भी था, देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मेरी जो मैंने बात आपसे कही कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन मैक्स में फर्क होता है। एप्सिलॉन मैक्स कब लेते हैं? जब हम मान के चलते हैं कंप्लीट रिएक्शन टेक प्लेस, उसमें हम कहते हैं कि फाइनली कोई भी रिएक्टेंट नहीं होगा, फाइनल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होंगे? 0। तो जब हमने फाइनली जो रिएक्टेंट्स के मोल थे वो 0 कंसीडर करते हैं इसके अंदर।
अब नोट करने वाली बात क्या है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा पता है क्या है? इसका फायदा यह है, इसके जरिए हम ये बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है और कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में मौजूद है। समझे? तो अब यहां पे मैंने लिख दिया कि वो रिएक्टेंट जिसकी एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कम आएगी उस रिएक्टेंट को कहा जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और वो रिएक्टेंट जिसकी एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू ज्यादा आएगी, मतलब आप उसको तो छोड़ दें क्योंकि इसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट उन दोनों रिएक्टेंट में से जिसकी एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कम होगी वो लिमिटिंग है, जिसकी ज्यादा होगी वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। ये बात मैंने लिख दी है, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया कि एप्सिलॉन मैक्स का काम क्या है। एप्सिलॉन मैक्स का काम है कि आपको बताएगा कि कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस रिएक्टेंट है। आप याद रखिएगा, कभी भी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी आपको कहा जाए कि एक्सेस रिएक्टेंट की अमाउंट कैलकुलेट करो, क्या बोला जा रहा है कि एक्सेस रिएक्टेंट की अमाउंट कैलकुलेट करो, तो याद रखिएगा उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज आपको यह पहचानना होगा कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, तो उसके लिए आपको एप्सिलॉन मैक्स की हेल्प लेनी होगी। दूसरी चीज, जब आपको पता चल जाएगा एक्सेस रिएक्टेंट कितना है, तो आप क्या करेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट की अमाउंट में से माइनस करवाने के लिए आप पहले क्या निकालेंगे कि आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट जो मौजूद है आपके पास वो कितना एक्सेस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेगा पास, तो एक्सेस रिएक्टेंट कितना लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेगा वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो आपने एक्सेस रिएक्टेंट की अमाउंट ली है उसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ जितना एक्सेस रिएक्टेंट रिएक्शन किया उसको माइनस करवाएंगे, तो आपको एक्सेस रिएक्टेंट की अमाउंट मिल जाएगी। ये बात जो मैंने आपको बताई उसको सुन के आपको टेंशन नहीं लेनी। अभी हम एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बात से बताने का मकसद ये था आपको सोचने का तरीका आना चाहिए। पहला काम आपका हमेशा यही होगा कि आपको एप्सिलॉन मैक्स निकालना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन मैक्स के अंदर मोल्स की जरूरत होती है, तो इसीलिए मैं आपको एक टेबल भी दिखाऊंगा जिसके जरिए आप हमेशा इसी टेक्निक को फॉलो करके सवालों को सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान रहेगा। तो आए जरा आप एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। तो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुकी है एग्जांपल 9.5, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही इजी है। अब आप सोच रहे होंगे सर बुक के अंदर हम देखें तो उसके अंदर तो ये डी पार्ट तो नहीं था, उसके अंदर ये ई पार्ट तो नहीं था, ये आप कहां से लेके आ गए? स्टूडेंट ये मैंने खुद से इंक्लूड किया है इसके अंदर। क्यों किया है? ताकि एक ही एग्जांपल के जरिए मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। इसी वजह से मैंने अपनी मर्जी से इन दोनों क्वेश्चन को इसमें ऐड किया। यहां तक की बात क्लियर। अब आए जरा सवाल पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ यू फीड 10 ग्राम N2 गैस एंड 10 ग्राम ऑफ H2 गैस इनटू द रिएक्टर। वो बोल रहे हैं एक रिएक्टर है, उसमें हमने क्या किया, 10 ग्राम N2 गैस को ले लिया और 10 ग्राम H2 गैस को ले लिया। अब वो हमसे मांग क्या रहा है? वो हमसे मांग रहा है पहला पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3 दैट कैन बी प्रोड्यूस। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताऊं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल बताएं। स्टूडेंट आपने नोट किया, आप बोलेंगे सर क्या? याद रखिएगा मेरी एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको अगर पूछा जाए ना प्रोडक्ट कितना बनेगा, यहां लिखा हुआ क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम, कितना मैक्सिमम हमारे को अमोनिया मिल सकता है। तो आप चूंकि आपके पास तो दो रिएक्टेंट है, एक है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक है एक्सेस रिएक्टेंट। अब मुझे बताएं कि कौन आपको सही वैल्यू, सही प्रोडक्ट की वैल्यू देगा। तो याद रखिए हमेशा आपको प्रोडक्ट की जो अमाउंट है ना वो हमेशा कैलकुलेट करनी है लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से। लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही जो आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे वो क्या होगी, करेक्ट होगी। अगर आपने गलती से भी एक्सेस रिएक्टेंट से अगर आप प्रोडक्ट की अमाउंट निकालेंगे तो वो हमेशा गलत आएगी। क्यों? सिंपल सी रीजन है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट जब खत्म हो जाएगा उसके बाद तो सिर्फ एक्सेस रिएक्टेंट है और एक्सेस रिएक्टेंट अकेले रिएक्शन थोड़ी करेगा। तो जिस वजह से हम कहते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से ही आपको हमेशा प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है। तो यहां पे मैंने पहली बात आपको क्लियर कर दी, क्योंकि उसने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम, तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की ही मदद से इसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो पार्ट्स है ना इनको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, इनका अभी हमारे को काम नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहला काम, क्योंकि यहां पे उसने कह ही दिया कि लिमिट, चलो दूसरा भी पढ़ लेता हूं। क्या लिखा हुआ है? बी पार्ट, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा?
डी पार्ट व्हाट इज द एक्सेस रिएक्टेंट, कौन होगा एक्सेस रिएक्टेंट वो हमें पता चल जाएगा। डी पार्ट मैंने बनाया कि अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड, रिएक्शन होने के बाद कितना एक्सेस रिएक्टेंट बाकी रह गया होगा। और ई पार्ट कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट वाज कंज्यूम, कि कितना परसेंट एक्सेस रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो गया। ये तो इंशाल्लाह सारी बातें अभी क्लियर करता हूं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात नोट करने वाली, आपको हमेशा एक काम करना है सॉल्यूशन लिख के, रिएक्शन को उतार लीजिएगा। रिएक्शन कहां है, रिएक्शन यहां पे है ही नहीं, हम खुद कर लेते हैं। N2 प्लस का 3H2 यह हमें क्या देता है, यह हमें देता है अमोनिया NH3। बैलेंस हो गई, नहीं है बैलेंस तो यहां पे 2 लगा देंगे, तो 2 3 6 3 2 6 बैलेंस। तो अब यहां पर सबसे पहला काम इक्वेशन को लिखना बहुत जरूरी है। अब इक्वेशन को जब आपने लिख लिया ना, अब आपको क्या कर रहा है, मैं देख लूं कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वरना फिर मैं ऊपर काम करूंगा, काफी ज्यादा नीचे हो जाएगा ये। चले कर लेता हूं यहीं पर ही। चले भाई देखें, रिएक्शन को लिखने के बाद आपको क्या करना है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहली चीज आपको क्या लिखनी है, आपको लिखना है गिवन मास। क्या लिखेंगे, गिवन मास, गिवन ग्राम। अब आपको सवाल में जो मास है ना, मास गिवन है ना, और मास किस में गिवन है, नोट करें जरा, ग्राम के अंदर। अगर जिस भी यूनिट में गिवन होगा वो यूनिट लिखेंगे। गिवन ग्राम है, ग्राम में है तो गिवन ग्राम, एलबी में है तो गिवन एलबी, जो भी है लिखते रहिएगा। उसके बाद जरा गौर फरमाएं, N2 का कितने ग्राम है, 10 ग्राम, तो ये आ गया हमारे पास 10 ग्राम, ग्राम नहीं लिखिएगा 10 लिखें बस। उसके बाद H2 कितना है 10 ग्राम, तो ये आ गया हमारे पास 10 ग्राम। और अमोनिया, अमोनिया हमें नहीं पता तो यहां पे छोड़ दें उसको। उसके बाद गिवन ग्राम, उसके बाद इनिशियली तो 0 ही हमारे पास बना ही नहीं था कुछ, छोड़ दे उसको। अब दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एप्सिलॉन मैक्स। एप्सिलॉन मैक्स के जरिए हम क्या निकालते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन एक्सेस रिएक्टेंट है। और आपको पता है उसके फॉर्मूले में क्या होता है, आप बोलेंगे सर क्या होता है, याद आया हमारे को कि उसमें तो मोल की जरूरत होती है। तो याद रखिएगा पहले हमें इसे ग्राम से मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो जरा देखें, अब मोल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मोलर मास। क्या लिखेंगे, मोलिक्यूलर वेट। मोलिक्यूलर वेट N2 का कितना होता है 28, हाइड्रोजन का कितना होता है 2, और अमोनिया का कितना होता है, अमोनिया का होता है 18। सही है, तो ये आपको पता, ओ सॉरी 18 नहीं 17। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका मोलिक्यूलर वेट, इसका मोलिक्यूलर वेट और इसका मोलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आना चाहिए कैलकुलेट करना। अब तीसरी चीज मोल में, ग्राम मोल में, क्योंकि ग्राम था ना तो ग्राम मोल, एलबी होता तो एलबी मोल। तो यहां पर तीसरी चीज, अब हम इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, 10 को डिवाइड करेंगे 28 से आ जाएगा, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से आ जाएगा, 0 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आंसर आ जाएगा। सही है ना, तो यहां पर 0 आएगा क्योंकि 0 डिवाइड बाय 7 0, और 10 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 5, तो ये आ जाएगा 5, और 10 डिवाइड बाय 28 ये मुझे देखना पड़ेगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। मोल कैलकुलेट कर लिए, दैट इज 0.357। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ए पार्ट है ना, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट को पता करने के लिए हमें चाहिए एप्सिलॉन मैक्स। तो पहले अब हम एप्सिलॉन मैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एप्सिलॉन मैक्स किसकी बेस रख के करेंगे, एक एक करके दोनों की। पहले रिएक्टेंट कौन N2, तो पहले मैं इसकी रिस्पेक्ट से एप्सिलॉन क्या लिख देता हूं, बेस्ड ऑन N2। तो पहले हम एप्सिलॉन मैक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं N2 को मान के। अब आपको पता है फॉर्मूला मेरे को रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है, आपको बता चुका हूं। एप्सिलॉन मैक्स का मतलब क्या होता है कि N2 जो हमारा रिएक्टेंट है, हम कहेंगे कि वो फाइनली 0 होगा, फाइनली हमारे पास उसका एक भी मोल नहीं होगा। और इनिशियली कितना था, इनिशियली हमारे पास है 0.357, तो यहां पर इनिशियली हमारे पास मौजूद है 0.357 एंड डिवाइडेड बाय, अब N2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, N2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, लेकिन रिएक्टेंट साइड पर है तो हम लिखेंगे -1, और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ गया 0. क्योंकि माइनस से माइनस कैंसल, तो 0.357, और इसका यूनिट क्या होता है, मोल्स रिएक्टिंग। इसका यूनिट क्या होता है, मोल्स रिएक्टिंग। तो आई होप यहां तक की बात क्लियर है। चले भाई,
अब एप्सिलॉन मैक्स निकालेंगे, किसकी बेस रख के निकालेंगे? एप्सिलॉन मैक्स निकालेंगे हम बेस्ड ऑन H2। अब H2 को मान के निकाल लेते हैं, तो वही वाली बात है, हमने कहेंगे कि फाइनली हमारे पास H2 0 होगा, माइनस इनिशियली कितना है हमारे पास 5, तो 5 मोल इनिशियली हमारे पास मौजूद है, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या 3, रिएक्टेंट साइड पे तो हम लिखेंगे -3, तो 5 हमारे पास क्या है, 5 को डिवाइड करवा देंगे 3 से, तो हमारे पास लगभग 1.67 लगभग आएगा। इसे मैं देख लेता हूं, तो यहां पर हमारे पास निकल के आया 1.666 मोल्स रिएक्टिंग। अब आप देख लें किसकी एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कम है, तो आपका जवाब आएगा फौरन सर वो जो फर्स्ट वाला है ना, मतलब N2 की एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कम निकली है, इसका मतलब N2 इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो पहले हम लोग बी पार्ट का आंसर बता देते हैं। यहां पर बी पार्ट का आंसर क्या आया? बी पार्ट का आंसर आया N2 is a limiting reactant। N2 is a limiting reactant। चले भाई ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद सी पार्ट का आंसर भी बता देते हैं हाथ के हाथ। सी पार्ट का आंसर क्या आया? सी पार्ट का आंसर आया एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा? सिंपल सी बात है, H2 is a एक्सेस रिएक्टेंट। H2 हमारे पास क्या आ गया? एक्सेस रिएक्टेंट आ गया। यहां तक की बात क्लियर है? चले अब ए पार्ट को हल कर लेते हैं। ए पार्ट क्या है, जरा सॉल्व करते हैं इसको। ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? हमें जरूरत है स्टूडेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट की। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? N2। तो N2 के हमने मोल में कन्वर्ट किया हुआ है। कितने मोल है हमारे पास? N2 के मोल हमारे पास है 0.357। अब हमें यह देखना है कि अगर हम लोग 0.357 मोल्स N2 ले रहे हैं तो वो हमारे को कितना ग्राम, क्योंकि हमें ग्राम में आंसर देना है, कितना ग्राम NH3 प्रोड्यूस करके देगा? आइए जरा चेक करते हैं। तो यहां पर 0.357 ग्राम मोल N2 अगर हम ले रहे हैं, ग्राम मोल N2 हम ले रहे हैं, तो वो हमें कितना ग्राम, मोल नहीं ग्राम NH3 देगा। तो दादा देखें, हमें यहां से ग्राम मोल से ग्राम मोल काटना है, तो मैं यहां पे लाजमी सी बात है ग्राम मोल लिखूंगा। यहां पे क्या आएगा? ग्राम मोल N2। अब मुझे एक बात पता है, अब आपको देखना क्या होगा? अब आपको जब आपका वहां मोल में हो ना चीज, तो अब आपको देखना होता है रिएक्शन को। अगर ग्राम में हो तो पहले ग्राम से मोल में, और उसके बाद मोल के बाद आपको रिएक्शन देखना होता है। रिएक्शन का ये रहा। अब आप यहां देखिए, अगर आप लोग 1 ग्राम मोल N2 लेंगे तो फिर वो 2 ग्राम मोल NH3 देगा। तो जरा देखें, अगर हम लोग 1 ग्राम मोल N2 लेंगे तो वो हमारे को 3 ग्राम मोल NH3 देगा। लेकिन हमें मोल में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए? ग्राम में। अब ग्राम मोल को काटना है, तो यहां पर हमें पता है कि अगर हम लोग 1 ग्राम मोल NH3 लेंगे तो उसके अंदर कितना नाइट्रोजन अमोनिया होगा? उसके अंदर 17, यहां देख लें 17, उसका मोलिकुलर वेट 17 ग्राम NH3 हो। ग्राम देखिएगा, मोल नहीं लगा हुआ। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अमोनिया बनेगा ग्राम में, क्योंकि यहां से अगर आप देखें ग्राम मोल N2 से ग्राम मोल N2 कट जाएगा, ग्राम मोल NH3 से ग्राम मोल NH3 बच जाएगा, और सिर्फ बचेगा ग्राम NH3। तो इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो यहां स्टूडेंट्स मैंने कैलकुलेट कर लिया और निकल के आया 12.13 ग्राम NH3। अब एक बात आपको परेशान कर रही होगी कि सर आपने तो पहले लिखा था 1 ग्राम मोल N2 प्रोड्यूस करता है 3 ग्राम मोल NH3। वो मैंने घर पर लिखने में कर दी थी, लेकिन अगर आप इक्वेशन को देखें, इसको रीड करें तो क्या लिखा हुआ है? 1 ग्राम मोल N2 प्रोड्यूस करेगा 2 ग्राम मोल अमोनिया। तो 1 ग्राम मोल N2 प्रोड्यूस करेगा 2 ग्राम मोल अमोनिया। तो ये मैंने सही करके लिख दिया और कैलकुलेट करा तो मेरे पास 12.13 ग्राम NH3 प्रोड्यूस होगा। यही वो अमाउंट है जो असल में बनेगी, इससे कम ही बनेगी असल में, लेकिन ये है कि इसके करीब करीब होगी। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट वो पार्ट्स की तरफ जो आपकी बुक में नहीं है। अब हम करेंगे, लेकिन कौन सा पार्ट है? अब आ रहा है डी पार्ट। डी पार्ट में लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड। अब हमें यह कैलकुलेट करना है स्टूडेंट
कि जो हमने एक्सेस रिएक्टेंट लिया था ना, उसकी जो अमाउंट ली थी उसमें से कितनी अमाउंट बाकी रह गई होगी रिएक्शन के बाद, वो हमें बतानी है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, इसका तरीका देखें जरा, बहुत आसान है। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, हम डी पार्ट कर रहे हैं, क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा वो अमाउंट जो एक्सेस रिएक्टेंट की आपने स्टार्टिंग में ली। अब यहां आपको पता है एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, H2। तो H2 की कितनी अमाउंट ली थी आपने, आप बोलेंगे सर 10 ग्राम। आप चाहे तो मोल में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ग्राम से भी फाइंड कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी आपको, सुनते जाइएगा बात को। पहले मैं मोल की टर्म में बात करता हूं। तो यहां पे हमने इनिशियली कितने मोल लिए थे, हमने लिए थे H2 के 5 मोल। तो जरा यहां पे सबसे पहले आप यहां लिख लें, एक्सेस रिएक्टेंट आपने लिया था 5 मोल, मतलब आपने 5 मोल H2 लिया था। अब इसमें से माइनस करवाना होगा। अब आप बोलेंगे सर किसको माइनस करवाएंगे, हमें वो माइनस करवाना है जितना एक्सेस रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करते वक्त। ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग है ना, लेकिन टेंशन नहीं लेनी आपको। अब जरा गौर फरमाइएगा यहां पर, अब यहां इक्वेशन को देखें, इक्वेशन क्या कह रही है, इक्वेशन ये कह रही है कि 1 मोल N2, सुनिएगा, 1 मोल N2 रिएक्ट करेगा 3 मोल H2 के साथ, 3 मोल H2 के साथ। ऐसा ही है, क्या आपने 1 मोल N2 लिया था, आप बोलेंगे सर नहीं, हमने तो 1 मोल नहीं लिया। तो फिर आपने कितने मोल लिया, आप बोलेंगे सर हमने N2 लिया था 0.357 मोल। तो यहां पर हमें 1 मोल N2 नहीं पता करना कि 3 मोल के साथ रिएक्शन करना, हमें तो ये देखना है कि 0.357 मोल N2 अगर हम लेते हैं तो वो कितने H2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पर अगर हम दोनों साइड पर 0.357 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.357, तो यह आ जाएगा 0.357 मोल N2 प्रोड्यूस करेगा। इस 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.357 से, और यह आ जाएगा मोल H2। इसका मतलब ये वो अमाउंट हमें मिल जाएगी, 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्सेस रिएक्टेंट जो है ना वो कितना लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर गया होगा। तो ये वो अमाउंट है, हम यहां पे इसमें से माइनस करवा देंगे वो अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर गया होगा, और जो रिएक्ट कर गया होगा वो तो खत्म, और बाकी जो रह गया वो हमें पता चल जाएगा। तो अब जरा देखें, इसी को मैं यहां पे लिख दूंगा डायरेक्ट कि हम क्या करेंगे, इसको माइनस करवा देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.357 ग्राम मोल H2, ग्राम मोल H2 लिखे या मोल H2 लिखे, बात एक ही होती है, क्लियर है। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें हमारे रिएक्शन होने के बाद एक्सेस रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी बच गई होगी। लेकिन एक बात है, आप बोलेंगे सर ये तो आंसर आएगा ग्राम मोल के अंदर, अगर हमें मास में चाहिए होगा तो फिर क्या करेंगे, भाई ये कौन सी बड़ी बात है, मास में चाहिए तो मोल को मास में कन्वर्ट कर लेंगे, सही है ना। तो पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूं और इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं इसे मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर ये तरीका समझ में नहीं आया, एक और तरीका भी मौजूद है, मास की टर्म में भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चले भाई, यहां मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आपको एक दफा इसको फिर से समझा देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होती है। एक दफा मैं फिर क्लियर कर देता हूं। एक आसान सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर क्या हुआ कि आपने 5 रोटी बनाई। कितनी रोटी बनाई, 5 रोटी बनाई। उसमें से दाल आपने रखी, उसके साथ रोटी के साथ आपने क्या रखा, एक दाल रख दी। अब आपने क्या किया, 5 रोटी में से 3 रोटी ही इस्तेमाल हुई, और 3 रोटी जब उसने इस्तेमाल कर ली तो दाल खत्म हो गई। क्या हो गई, दाल, क्योंकि दाल क्या थी, दाल थी लिमिटिंग रिएक्टेंट, कम थी, और उसके मुकाबले में रोटियां कितनी थी, ज्यादा थी, 5 रोटियां बना ली थी। जबकि आपको पता चला कि जितनी आपने दाल पकाई उसमें से सिर्फ 3 रोटियां ही इस्तेमाल होगी, 3 रोटी काफी है कि वो आपकी दाल को खत्म कर दे। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ भाई, 3 रोटियां, 5 में से 3 रोटियां तो लिमिटिंग रिएक्टेंट दाल के साथ खत्म हो गई, कंज्यूम हो गई, तो बाकी कितनी बची, कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप बोलेंगे सर
हमने 5 रोटियां इनिशियली ली थी, 5 में से 3 खत्म हो गई, 5 में से इतनी खत्म हो गई, तो बच कौन सी गई? ये। इसका मतलब खत्म बची कितनी? ये वाली बच गई। तो हमने भी यही किया कि हमने लिया एक्सेस रिएक्टेंट 5 मोल था और उसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ इतना रिएक्ट कर गया 1.071 ग्राम। तो हमें तो अब चाहिए कि बचा कितना, तो 5 में से इसको माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया इतना H2 अब बाकी रह गया होगा। ये ग्राम मोल में मास में कन्वर्ट करना है, बच्चों का खेल है आप लोगों के लिए। तो 3.929 ग्राम मोल H2। अब आपको पता है कि यहां ग्राम मोल को काटना है तो नीचे ग्राम मोल आएगा, तो आप लिख देंगे 1 ग्राम मोल H2 के अंदर अगर हम लेते हैं तो 2 ग्राम H2 होगा। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको वैल्यू मिलेगी मास के अंदर, मतलब ग्राम के अंदर। आई होप यहां तक की कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। अब दूसरा तरीका क्या है? दोनों तरीके सेम ही है, बस फर्क यह है कि हम यहां पे मोल से शुरुआत कर रहे हैं, दूसरे तरीके में मैं मास से शुरुआत करूंगा। तो सेकंड मेथड क्या है? आंसर दोनों का सेम आएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? बात तो वही करूंगा मैं। इनिशियली हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट ग्राम में कितना था? तो आप कहेंगे सर हमने H2 हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है और हमने इसे लिया था 10 ग्राम। तो यहां पे सबसे पहले तो आपने लिया कितना था इनिशियली एक्सेस रिएक्टेंट, वो लिख दे। तो आपने लिया था 10 ग्राम। अब हमें यह देखना है कि इस 10 ग्राम में से कितना एक्सेस रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर गया। इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बहुत हलवा है। आप मुझे एक बात बताएं कि आपको क्या पता है? आपको यह पता है कि यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना ले रहे हैं आप, क्योंकि आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से देखना है। तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल लिखे, पहले क्या लिखे? लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल कितना है? 0.357 ग्राम मोल, और ये क्या है? N2। अब आपको बस ये चेक करना है कि ये जो 0.357 ग्राम मोल N2 आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसके साथ ये कितने H2 के साथ रिएक्शन करेगा, ये कितने H2 के साथ रिएक्शन करेगा, ये देखना है हमारे को। तो अब जरा देखें, यहां पर पहले हम क्या करेंगे, यहां देखना है हमें कितने H2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे ग्राम मोल N2 को काटना है। तो यहां पे क्या, और एक मिनट रुक जाए, जब भी मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ग्राम मोल में हो ना चीज, तो फिर आपको देखना होता है रिएक्शन। क्या देखना है? रिएक्शन। मोल में हो तो रिएक्शन देखिएगा। आए जरा रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन हमें क्या बता रहा है कि अगर आप 1 ग्राम मोल N2 लेंगे तो वो 3 ग्राम मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगी। तो वही वाली बात है, ऊपर वाला मेथड और नीचे वाला मेथड सेम ही है, सिर्फ फर्क यहां पे थोड़ा सा ही है। तो हम यहां लिखेंगे 1 ग्राम मोल N2 अगर हम लेते हैं तो वो रिएक्ट करती है 3 ग्राम मोल H2 के साथ। और अगर आपको ग्राम मोल में नहीं चाहिए, आप तो चाहते हैं कि मास में मिले, क्योंकि यहां आपने मास लिखा हुआ है, ये 10 ग्राम क्या है? ये 10 ग्राम H2 है जो आपने लिया था। उसके बाद अब जरा गौर फरमाइएगा, अब ये ग्राम मोल में आ जाएगा, क्योंकि ग्राम मोल N2 से ग्राम मोल N2 खत्म हो जाएगा। अब बचा कौन से? ग्राम मोल H2। मोल में नहीं चाहिए, मास में चाहिए, तो मास में कन्वर्ट कर दें इसको। तो यहां पे ग्राम मोल H2 को काटना है, तो आप लिखेंगे 1 ग्राम मोल H2 के अंदर 1 ग्राम मोल H2 लेंगे तो उसके अंदर तो 2 ग्राम H2 होता है। तो इससे जरा कैलकुलेट करिएगा, इसे कैलकुलेट करिएगा, जो वैल्यू आएगी ना उसको 10 में से माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट कितना रिएक्शन के बाद बाकी रह गया हमें पता चल जाएगा। तो अब देखिएगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों एग्जैक्टली सेम आएगी। तो मैं अभी कैलकुलेट करता हूं, उसके बाद मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? तो मैं इसको लिखता हूं, फिर इसके बाद आखिरी ई पार्ट है वो भी जल्दी से कर लेंगे। चले भाई, मैंने वैल्यू आपके सामने लिख दी। अगर आप देखें दोनों की वैल्यू सेम आई है। तो मैं आपको अगर प्रेफर करूं ना, तो ये मेथड थोड़ा सा अगर आप देखें तो लंबा है ना, लेकिन ये मेथड है दोनों बराबर ही, लेंदी कोई भी नहीं है इन दोनों में। सीधी और सच्ची बात करता हूं मैं, लेंदी कोई भी नहीं है। अब आपको अपने हिसाब से सोचना है कि इन दोनों में से कौन सा आसान लग रहा है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ये टेबल ऐसे क्वेश्चंस में लाजमी है कि आप टेबल बना के काम करें। टेबल बना के हमने काम किया, कितना आसान रहा, हमें सब कुछ
हमने पहले ग्राम में था, ग्राम से इसको मोलर मोलिकुलर से डिवाइड किया, मोल में कर दिया। तो आपको वैल्यूज मास में और मोल में दोनों में लिख के रखनी है ताकि आगे जब आप कैलकुलेशन करें मसला नहीं होना चाहिए। चाहे उसमें आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना और नहीं निकालना, लिख के रखिएगा, काम आती है। अब आखिरी पार्ट रह गया है, जल्दी से इसे कर लेते हैं। अब आपको एक और मजे की बात बताऊं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बताएं, मेरी बात सुनिएगा। अगर आपको कभी भी सवाल में ये लिख के दिया हो ना कि आपको निकालना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, परसेंटेज निकालनी हो, मेरी बात पे गौर करिएगा, परसेंटेज निकालनी हो, तो फिर आप चाहे वैल्यू मास से निकालें, आप चाहे वैल्यू मोल से निकालें, वैल्यू सेम ही आती है। मेरी बात कंफ्यूज कर रही है आपको? बहुत आसान सी बात कर रहा हूं कि आप चाहे परसेंटेज के निकालना चाहते हैं कि कितना कंज्यूम हुआ, तो आप मास से निकालें या मोल से निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आती है। मैं आपको करके दिखाता हूं, टेंशन नहीं लेगा। अब कंज्यूम, परसेंट एक्सेस रिएक्टेंट कंज्यूम निकालना है। अब मेरी बात पे बहुत गौर करिएगा, यहां वर्ड एक कंज्यूम्ड, और हमने जो ये अमाउंट निकाली है ना, ये वो अमाउंट है जो बच गई, ये वो अमाउंट है जो एक्सेस रिएक्टेंट की रिएक्शन के बाद बच गई। हमें से वो ये नहीं मांग रहा कि वो कितना रिएक्टेंट बाकी रह गया, परसेंट एक्सेस रिएक्टेंट जो रिमेन रह गया, नहीं, हमसे वो मांग रहा है कि कितना रिएक्शन में परसेंट एक्सेस रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो गया। तो एक बात सुन लीजिएगा, आपको पता परसेंट की जब बात करते हैं 100 से ज्यादा नहीं होता, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100%। अब इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं वो अमाउंट, वो परसेंटेज जो रह गई है ना, तो फिर वो माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितना कंज्यूम्ड हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हमने 100 ग्राम एक्सेस रिएक्टेंट लिया, सुनिएगा, उसमें से 80 ग्राम बच गया, उसमें से 80 ग्राम बच गया और 20 ग्राम कंज्यूम्ड हो गया। लेकिन आपको कंज्यूम का नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है कि एक्सेस रिएक्टेंट 80 ग्राम बच गया, तो आपने उसकी परसेंटेज निकाली। अब आपने परसेंटेज निकाली, किसकी निकाली? आपने उसकी परसेंटेज निकाली जो बच गया था। अब आप उसी परसेंटेज से निकालना चाहते हैं कितना कंज्यूम हुआ था, तो 100 में से उस बचे वाले परसेंटेज को माइनस कर देंगे, तो आपको बाकी जो परसेंटेज मिलेगी 20%, वो आपको कंज्यूम्ड वाले की मिलेगी। तो हमारे पास हमने कैलकुलेट पहले से ही किया हुआ कि कितनी अमाउंट बाकी रह गई थी एक्सेस रिएक्टेंट की, तो पहले हम इसे परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो परसेंट में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे? आप चाहे ग्राम से करें, मोल से करें, बात एक ही है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे 7.858, इसको डिवाइड करवा देंगे किससे? आपको पता ना, आपको जब एग्जाम में परसेंटेज निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि आपने कितने मार्क्स हासिल किए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, है ना। तो यहां पर भी इतना आपने एक्सेस रिएक्टेंट बच गया, और लिया कितना था, टोटल कितना लिया था? टोटल तो आपने लिया था 10 ग्राम, तो यहां पे डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 10, सही है। अगर आप मोल रखेंगे ऊपर तो मोल वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ये भी मैं आपको बात बता दूं। उसके बाद परसेंट के लिए मल्टीप्लाई भी तो करते हैं 100 से, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे 100 से। क्लियर है? अब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी किसकी, 100% में, तो उसको माइनस जरूर करिएगा। अब जरा सुनिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। जब आप 7.858 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0.1 दफा पीछे चले जाएगा, 0.7858, और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 78.58%, ये निकल के आएगा परसेंटेज में। अब आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू लगभग 21.44, अब देख लीजिएगा, इतनी करीब करीब आएगी, मुझे अभी करेक्ट नहीं बताता आपको, तो आप देख लीजिएगा इसके हिसाब से। तो ये आपको पता चलेगा ये वो परसेंटेज है एक्सेस रिएक्टेंट की जो कंज्यूम्ड हो गई, और ये हमें सही भी लग रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें, आपने 10 ग्राम लिया था H2, सही है, उसमें तो बच कितना गया, भाई आधे से ज्यादा अमाउंट तो बची गई, आधे से ज्यादा अमाउंट तो बच गई, तो रिएक्ट तो बहुत कम गई। तो ये सही तो बोला, 21% ही रिएक्ट किया है बस, बाकी तो सिंपल बच ही गया था। तो यहां पे आप चाहे मोल से निकालें, मोल से निकालने के लिए क्या करेंगे 100% माइनस, अब मोल वाली अमाउंट कितनी निकाली थी हमने, निकाली थी 3.929,
और इसे डिवाइड करेंगे टोटल से। टोटल ग्राम मोल कितने लिए थे 5, तो ये आ गया 5 और इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वही आएगी। मैं एकदम आपको कैलकुलेट करके सही वैल्यूज भी बता देता हूं। तो मैंने कैलकुलेट किया, यही वैल्यू आ रही है 21.42% और इसको मैंने मोल में रख के कैलकुलेट किया था यहाँ पर, तो जब भी वही बात है। तो परसेंट की बात आए तो आपको अगर मोल में निकालना है तो मोल में ही रहने दें, मोल से आप लोग डायरेक्ट परसेंट एक्सेस रिएक्टेंट निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको ग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैंने इसलिए बताई ये बात ताकि अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ग्राम से ही निकाल सकते हैं, नहीं, आप मोल में अगर आप पहुंच गए, क्योंकि हमने यहाँ से मोल में ग्राम में भी कन्वर्ट किया था, आप चाहे तो मोल की वैल्यू को रख के और टोटल आपने एक्सेस रिएक्टेंट मोल में कितना लिया था वो डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा कि कितना परसेंट एक्सेस रिएक्टेंट बाकी रह गया और 100 में से उसको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना परसेंट एक्सेस रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो गया। आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये एक्स्ट्रा बात थी, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए करवाया। आंसर दोनों से सेम आएगा। तो आज की ये वीडियो मैं एंड करता हूं। इंशाल्लाह जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा है इंशाल्लाह वो आप इसको याद रखेंगे। इंशाल्लाह आगे आने वाले सवालात में मैं आपको और ये इस्तेमाल होने वाले हैं तो वहां पे मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सेपरेट वीडियो बनाने की सिर्फ यही वजह थी कि आपको हर चीज क्लियर कर दूं। तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा और ये टेबल लाजमी बनाइएगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। मैं वापस कह रहा हूं आप लोगों को। तो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।